श्रीरंगपुर नाम के गांव में रवि नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रवि बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। रोज सुबह जल्दी उठकर अपने बैलों को घास डालता, फिर घर के सामने लगाई हुई बाग में पेड़ पौधों को पानी डालता और ये सब करके खेत में चला जाता। वो और उसकी पत्नी दिन भर खेतों में मेहनत किया करते थे, लेकिन इस साल बारिश अच्छी ना होने के कारण खेतों में फसल भी अच्छी नहीं आई थी। इसी बात को लेकर रवि और उसकी पत्नी गीता बहुत चिंता में रहते थे। आपको क्या लगता है इस साल हमारा गुजारा हो जाएगा? क्योंकि फसल ही नहीं आई है और खेत के कुएं का पानी भी कम हो गया है। नहीं तो हम कुएं के पानी से कुछ सब्जियां उगाकर बेच सकते थे। पता नहीं भाग्यवान, इस साल हमारे नसीब में क्या लिखा है। जो भी होगा देखा जाएगा, तुम चिंता मत करो। बात तो गीता एकदम सही कह रही है। मैं खुद भी सोच सोच कर परेशान हूँ कि आगे क्या करूँ। 3-4 महीने तो हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन उसके बाद दूसरी फसल आने तक क्या करूँ, गुजारा कैसे होगा। तभी रवि को उसके बच्चे राहुल और रूपाली हंसते खेलते हुए स्कूल से आते हुए दिखाई देते हैं। उन दोनों को हंसता खेलता घर आते देख रवि अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है। दोनों बच्चे उसके पास दौड़ते हुए आते हैं और उसके गले लग जाते हैं। आ गए मेरे दो अनमोल रतन, चलो अब जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो लो और कुछ खा लो। हाँ पिताजी, हम अभी आए। सब लोग घर में जाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन रवि और गीता अपनी बैल बंडी लेकर खेत में जाने के लिए निकलते हैं। खेत में जाकर अपने अपने काम पूरे कर लेते हैं। जब सूरज सिर पे आता है तो दोनों एक पेड़ के नीचे खाना खाने बैठ जाते हैं। अजी, आपने तो कल मेरी बात टाल दी, लेकिन क्या सचमुच आपको आगे का सोचकर चिंता नहीं होती? हाँ, चिंता तो बहुत होती है मुझे, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। तुम्हें तो पता है, एक किसान का जीवन बिल्कुल भगवान के ऊपर निर्भर है। अच्छी बारिश आई तो अच्छी फसल होगी, लेकिन फिर बाजार में बेचने जाओ तो हमें उसके अच्छे दाम भी नहीं मिलते। और हमारा उगाया अनाज अगर हम दुकान से खरीदने जाए तो वो भी बड़े चढ़े दाम में खरीदना पड़ता है। ना भगवान साथ देता है और ना ही ये बीच में बैठे दलाल। हाँ जी, वो तो है। दोनों अपना खाना और काम खत्म करके घर चले जाते हैं। आज भी रोज की तरह रवि अपने बच्चों की राह देखते हुए आंगन में बैठा हुआ था, लेकिन अभी तक राहुल और रूपाली नहीं आए थे। गीता, बच्चे अभी तक नहीं आए। स्कूल की छुट्टी होकर तो अभी 2 घंटे हो गए। इतना वक्त क्यों लग रहा है दोनों को? अजी, बच्चे हैं, खेल रहे होंगे कहीं, आ जाएंगे। आप इतनी चिंता मत करो। रवि को बेचैनी सी होने लगी। अपने मन को बहलाने के लिए वो गायों को घास डाल रहा था। तभी उसकी बच्ची रूपाली दौड़ते हुए रवि के पास आई और उसे चिपक कर रोने लगी। ये देखकर गीता भी बहुत डर गई। क्या हुआ मेरी राजकुमारी, क्यों रो रही हो? और राहुल कहाँ है? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? रूपाली बहुत रो रही थी। ये देखकर गीता को समझ में आ गया कि कुछ न कुछ अनहोनी हुई है। वो रूपाली के पास आई और उससे पूछा, अरे बेटा, ऐसे रो मत। क्या बात है, जल्दी बताओ। माँ, राहुल भैया खेलते खेलते सड़क पर एक बड़ी गाड़ी से टकरा गए। उन्हें बहुत चोट आई है। माँ, वहाँ पर खड़े लोग भैया को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ये सब सुनकर रवि और गीता के पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। गीता रोने लगती है। रवि अपने आप को संभालता है। तभी रवि के पड़ोसी किशन और रामू वहाँ आते हैं। रवि उन दोनों के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। अरे रामू, अब क्या होगा? मेरे राहुल को कितनी चोट आई होगी। रवि भाई, तुम हिम्मत मत हारो। क्या पता वहाँ जाकर हमें पता चले कि कुछ ज्यादा हुआ ही नहीं। अपने आप को संभालो। तीनों दोस्त हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर तीनों को उनके केबिन में बुलाते हैं। देखो रवि, राहुल के सिर के पिछले हिस्से में बहुत गहरी चोट आई है। वो भी आईसीयू में है। हमें तुरंत 2 दिन में सर्जरी करनी होगी, वरना राहुल कोमा में भी जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपको जो सही लगे वो करिए, बस मेरे राहुल को बचा लीजिए। रवि, तुम्हें 2 दिनों में 5 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा। तुम जल्द ही पैसों का इंतजाम करो। मैं तुरंत शहर से डॉक्टरों की टीम बुला लेता हूँ। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से निकल जाते हैं। रवि अब बहुत चिंता में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी रकम वो कहाँ से लाए। रामू और किशन राहुल के पास रुकते हैं और रवि खुद पैसों का इंतजाम करने के लिए घर की ओर निकल पड़ता है। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, ना ही कोई ऐसा रिश्तेदार है जो मुझे इतनी बड़ी रकम दे। अब मुझे मेरी जमीन और घर बेचना पड़ेगा। मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भर लूंगा, लेकिन मुझे मेरे राहुल को बचाना है। रवि घर जाता है और गीता को सारी बात बताता है। गीता बहुत डर जाती है। वो अपने पास जो 1-2 जेवर थे वो सारे रवि को दे देती है। रवि वो जेवर लेकर सोनार के पास जाकर बेच आता है और अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने से पहले एक बार अपने खेत जाने की सोचता है। वो खेत में जाकर विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठता है, जहाँ वो हमेशा बैठा करता था, और जोर जोर से रोने लगता है। हे मेरे पूर्वजों, मुझे माफ कर देना। मैं ये हमारी पुश्तैनी जमीन नहीं बचा पाऊंगा, मुझे माफ कर देना। रवि अपने खेत की थोड़ी मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगाता है। तभी रवि को एक आवाज सुनाई देती है, रवि, रो मत रवि। रवि इधर उधर देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। तुम्हारे पीछे देखो रवि, मैं हूँ बरगद का पेड़। पेड़, तुम बोल सकते हो। डरो मत रवि, मैं तुम्हारा बरगद का पेड़ हूँ। और हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं सदियों से तुम्हारे खेत में हूँ। तुम और तुम्हारे सभी पूर्वजों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। डरो मत दोस्त, तुम मुझे मेरे बेटे जैसे हो। मुझे बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं।
रवि घटी हुई सारी घटना उस जादुई पेड़ को बयां करता है। अब तुम ही बताओ, ये जमीन बेचने के सिवाय मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी जादुई पेड़ रवि के सामने एक सोने से भरा हुआ बहुत बड़ा घड़ा रख देता है। ये लो, ये सोने का घड़ा तुम घर लेकर जाओ। इसमें से कुछ सोना बेचकर तुम अपने बेटे का इलाज कर लो और बचे हुए पैसों से जरूरतमंद लोगों की मदद करो। ये धन तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। रवि उस जादुई पेड़ को बहुत धन्यवाद देता है और वो घड़ा घर लेकर जाता है। घर जाकर गीता को वो सारी घटना बताता है। उस घड़े में से थोड़ा सा सोना रवि सोनार को बेच देता है और अपने बेटे का इलाज करवाता है। कुछ दिनों बाद राहुल भी स्वस्थ होकर घर आता है और एक बार फिर रवि के घर में खुशहाली छा जाती है। रवि उस जादुई पेड़ से मिले खजाने का सही इस्तेमाल करता है। गाँव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाता है ताकि गाँव के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े। जादुई पेड़ भी उसके दिए हुए धन का सही इस्तेमाल होते देख बहुत खुश था।